हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो आप लोग का साइंस का क्लास 8 के साइंस का आप लोग का ये पार्ट 3 होगा। कौन सा वीडियो होगा आप लोग का, ये पार्ट 3 का वीडियो होगा। इससे पहले मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो पार्ट 3 होगा, ठीक है। और मैं पार्ट 2 के वीडियो में आप लोग को बताया था कि फसल चक्रण के बारे में, ठीक है ना। फसल चक्रण क्या होता है, मिट्टी को पोषक तत्व की प्रतिपूर्ति कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। मिट्टी को जो है अपना पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा और फसल चक्रण की विधि क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर से बता रहा था कि मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका क्या होता है, फसल चक्रण होता है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका क्या होता है, फसल चक्रण होता है। और इस फसल चक्रण क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। देखिए, तो फसल चक्रण क्या होता है। यह एक फसल क्या होता है कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। फसल चक्रण का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ये खेत है, ठीक है। ये मैं क्या बोला कि ये कोई एक खेत है, ठीक है ना। इसमें एक साल क्या किया गया कि इसमें एक साल गेहूं की खेती की गई, दूसरे साल इसमें किसी दलहन की खेती की गई, और तीसरे साल फिर किसी धान अलग किस्म के फसल की उत्पादन की गई, ठीक है ना। मतलब कि बदल के, ना कि एक समय में अगर इस खेत में गेहूं की खेती की गई, फिर अगले साल किसी और क्या कहते हैं, अगले साल इसमें मक्का, फिर अगले साल गेहूं, फिर मक्का, फिर गेहूं, फिर मक्का, फिर गेहूं, इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। मतलब कि कुछ अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन अगर खेतों में किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण का मतलब बदल बदल कर फसलों का उत्पादन हम लोग का फसल चक्रण कहलाता है, ठीक है ना। तो यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। मतलब फसल चक्रण को एकांतर क्रम में मतलब क्रम वाइज, ठीक है ना। धीरे धीरे करके अलग अलग प्रकार के फसल को हम लोग अगर खेत में उगा सकते तो हम लोग का फसल चक्रण कहलाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु, मतलब कि एक ऋतु का मतलब एक सीजन हम लोग फलीदार चारा उगाया करते थे, ठीक है ना, उत्तर भारत में। और दूसरे सीजन में गेहूं का फसल किया करते, गेहूं का उत्पादन किया करते थे, ठीक है ना, गेहूं की खेती करते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। और आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति, देखिए नाइट्रोजन क्या काम होता है ना, कि दलहन का पौधा आप लोग सुनेंगे, ठीक ना। जैसे कि दलहन की खेती की जाती है, दलहन में मूंग का खेती होता है, ठीक है ना। मूंग हो गया या फिर चना का खेती हो जाता है, ठीक है ना। खेसारी भी जिसको कहते हैं दाल में आता है, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों का जो खेती किया जाता है, तो उन दलहन के पेड़ पौधों में, ठीक ना, दलहन के पौधों की जड़ों में, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझेंगे कि दलहन के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से, मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती को किया जाए तो कहा जाता है कि अगर एक साल आप लोग किसी अन्य चीज़ों का खेती कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि एक साल आप लोग मक्का की खेती कर रहे हैं और दूसरे साल आप लोग दलहन की खेती करेंगे। इसका मतलब कि एक साल मक्का की खेती, दूसरे साल अगर दलहन की खेती करेंगे तो दलहन की खेती से क्या होगा कि दलहन के जो पौधे होंगे उसमें नाइट्रोजन होंगे उसकी जड़ों में, ठीक ना। उस जड़ का क्या होता है, रूट कहते हैं, ठीक ना। जड़ को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो जड़ों में उसका क्या होगा कि नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन से क्या होगा कि मिट्टी की शक्ति बढ़ जाएगी। अब एक साल जो दलहन की, तो दलहन की खेती तो अच्छी हुई है आप लोग की, ठीक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई। फिर अगले साल इस दलहन की खेती के बाद वाला जो ऋतु आएगा, अगले साल अगले सीजन जो आएगा आप लोग का, उसमें जो आप लोग खेती करेंगे, अगर फिर से मक्का की खेती करेंगे तो होता क्या कि इस वाले मक्का की खेती में भी आप लोगों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, मिट्टी को पावर रहेगा, ठीक है ना। तो उस पावर की सहायता से आप लोग का मक्का का भी खेती क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि बदल बदल के खेती करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को इसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि उर्वरक और खाद क्या क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो उर्वरक एक क्या है, अकार्बनिक लवण है। इसका मतलब अकार्बनिक लवण का मतलब क्या होता है कि यह प्रकृति में नहीं बनाया जाता, मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं बनता है। उर्वरक को हम लोग क्या प्रकृति में बनता है। प्रकृति का मतलब कि इसको हम लोग खुद से बनाते हैं, मतलब कि मानव जनित है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है ना। उर्वरक को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और खाद क्या प्राकृतिक तरीकों
तरीकों से बनता है। खाद में किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, तो खाद में गोबर का यूज किया जाता है, मानव अपशिष्ट का यूज किया जाता है, पौधे के अवशेष के विघटन मतलब कि पौधे जो कुछ सड़ गल जाते हैं उसका किया जाता है यूज, ठीक है ना। और उर्वरक में अकार्बनिक मतलब कि उर्वरक में अलग अलग चीज़ों का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग खुद से बनाए हैं। तो उर्वरक हम लोग का सेकंड क्या लिख सकते, सबसे पहली बात हम लोग का इसमें, अगर हम लोग को इसमें अंतर करना, डिफरेंसेस करना है, इसमें डिफरेंस बताना है, तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद हम लोग का क्या एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ का मतलब कि वैसा चीज़, वैसा पदार्थ जो हम लोग को प्रकृति में मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि गोबर, मानव अवशिष्ट हो गया, पौधे होंगे। अब सेकेंड डिफरेंस क्या होगा हम लोग का इसमें, उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में, और खाद कहाँ बनाया जाता है, तो खाद हम लोग को खेतों में बना सकते हैं, ठीक है ना। खाद हम लोग कहाँ बना सकते हैं, खेत में बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। अब थर्ड डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग कि उर्वरक से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस नहीं मिलता है। उर्वरक अभी पिछले पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि उर्वरक के थ्रू क्या होता है, फसल तो अधिक मिलेगा, ठीक है ना, फसल की उत्पादन तो अधिक होगी, लेकिन उससे क्या होगी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे घटते जाएगी, ठीक है ना। और खाद के थ्रू क्या होता है, खाद की सहायता से, खाद की मदद से क्या होता है कि मिट्टी को ह्यूमस जो होता है, ठीक है ना, उसको जो शक्ति होता है ह्यूमस प्रचुर मात्रा, मतलब कि जितना, अगर देखिए आप लोगों को ग्रो करने के लिए, मतलब कि आप लोगों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के डाइट, अलग अलग प्रकार के भोजन चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के आप लोग भोजन को करते हैं। तो उसी तरीके से मिट्टी को भी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो खाद से हम लोग को, खाद से मिट्टी को क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी उर्वरक का यूज करने का कुछ हानि है। अब देखिए फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, क्या क्या बोला गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। यही बोला जा रहा है ना कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, मतलब कि खाद में वैसे चीज पाए जाते हैं जो प्रकृति में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिस कारण से खाद और उर्वरक अलग अलग तरीके से, मतलब कि ये कुछ जो थे डिफरेंसेस थे खाद और उर्वरक में। खाद हम लोग का अकार्बनिक रसायन है, और खाद हम लोग का क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, और उर्वरक अकार्बनिक रसायन है। उर्वरक को हम लोग कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, उर्वरक को कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, और खाद को कहाँ बनाते हैं हम लोग, खेतों में बनाते हैं, ठीक है। और उर्वरक को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, और खाद से हम लोग को खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, ठीक है। और उर्वरक में पादप पोषक कौन कौन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में प्रेजेंट रहते हैं, और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसमें कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात आप लोग इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग तो ये समझ गए कि खाद और उर्वरक क्या होता है। अब हम लोग को इसमें से सबसे अच्छा अभी तक में क्या लगा, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उर्वरक अच्छा है या फिर खाद अच्छा है। जब अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, ठीक है ना, तो पार्ट 3 जो अभी वीडियो चल रहा है आप लोग का, इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि हम लोगों को खेतों में किसका यूज करना चाहिए, उर्वरक का यूज करना चाहिए या फिर खाद का यूज करना चाहिए, उर्वरक अच्छा होता है या फिर खाद अच्छा होता है। तो चलिए ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग को पता होगा कि खाद थोड़ा क्या होता है, उर्वरक से क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। उर्वरक से हम लोग को उर्वरक से क्या होता है कि मिट्टी को हानि पहुंचती है, और खाद से मिट्टी को हानि नहीं पहुंचती है। तो इसका मतलब खाद से कुछ ना कुछ तो हम लोग को फायदा है। तो चलिए देखते हैं खाद से क्या क्या हम लोग को फायदा है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि खाद से हम लोग को क्या क्या फायदा है, ठीक है ना, खाद के लाभ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने सामने बुक को लेकर के बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे, लाइन बाय लाइन में जिस तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ। पहले मैं टोटल का टोटल जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, मैं फर्स्ट चैप्टर के जितने भी सारे इसमें कंटेंट दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को मैं पहले बता दूंगा आप लोग को, उसके बाद में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसका आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बने रहिए यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है खाद के लाभ में, खाद हम लोग का क्या है, एक जैविक खाद के लाभ क्या बोला जा रहा है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है
जैविक खाद जो होता है, जैविक खाद का मतलब जो कि हम लोग खेतों में उसको बनाते हैं, ठीक ना, गोबर की सहायता से हो गया, सड़े गले पेड़ पौधे की सहायता से जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग जैविक खाद ही कहते हैं। खाद या फिर जैविक खाद एक ही बात है। तो जैविक खाद हम लोग का क्या होता है, उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता का मतलब कि जब आप लोग देखे होंगे, जब वो किसान खेती जब करते हैं तो उसमें उस समय क्या करते हैं कि उसमें जल जिसको कहते हैं ना पानी का पटाव, ठीक है ना, पानी का पटाव करना, ठीक है ना, तो वो हमारा जल धारण क्षमता है। तो जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, जल को अवशोषित करती है, ठीक ना, जल को अवशोषित करती है कह सकते हैं। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होता है, वृद्धि आती है। और खाद का यूज करने से, और दूसरा उसका यूज होता है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। अब आप लोग देखें कि जब कभी खाली मतलब कि अच्छे वाली जगह खेतों में जब मिट्टी पानी दिया जाता है तो वो क्या होता है, भुरभुरा सा हो जाता है और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र का मतलब छोटे छोटे होल आ जाते हैं। होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है छिद्र होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ कुछ छिद्र आ जाती है जिस कारण से मिट्टी में छिद्र आने के कारण पानी जो होता है उसके धरातल पे चले जाते हैं, उसके अंदर चले जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अब थर्ड यूज देखिए क्या बोला जा रहा है कि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब मित्र जीवाणु जो यहाँ बोला जा रहा है, मैं आप लोगों को कल बताया था मित्र जीवाणु के बारे में, मित्र जीवाणु के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को याद हो कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। केंचुआ को क्या कहता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को क्या कहता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को इसलिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जैविक खाद की मदद से, ये क्या हो रहा है, इस जैविक खाद की मदद से क्या किया जाता है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, जिस कारण से किसानों को और अधिक फायदा मिलता है। और इसका चौथा कारण है कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी भी अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग अभी तक में क्या क्या समझ चुके हैं। अभी तक में हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, सबसे पहली बात फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, सब हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े कि फसल कितने प्रकार का होता है, तो क्या कौन कौन सा फसल होता है, कितने प्रकार का फसल होता है। पहला होता है हम लोग का खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, ठीक है। और खरीफ फसल किस महीने में उगाया जाता है, तो जून से लेकर के सितंबर तक। और रबी फसल कब से कब तक उगाया जाता है, तो शीत ऋतु में उगाई जाती है। ये कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में, ठीक है। और खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सा आता है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। और रबी फसल के अंदर गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि आता है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को उगाने के लिए हम लोग को मिट्टी का तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना हम लोग सीख चुके हैं। बुआई किस तरीके से किया जाता है ये भी सीख चुके हैं। खाद एवं उर्वरक क्या होता है ये भी सीख चुके हैं। अब हम लोग चौथा चीज़ सीखेंगे कि सिंचाई किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो सिंचाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंचाई क्या क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि सिंचाई क्या होता है, ठीक है। देखिए जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, सही बात है। हम लोगों को जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। अब पौधे जो लगाते हैं हम लोग, ठीक ना, जब भी पौधे कभी भी लगाते हैं तो उसमें क्या लेते थे, पानी को देते हैं ना। क्योंकि पानी देने से क्या होता है, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें कुछ फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो वो भी पौधे को भी जीने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, तो पानी की जरूरत होती है, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पौधे की जड़ों में वृद्धि के परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। उसमें जब हम लोग जल कहाँ डालते हैं, पौधे को ऊपर डालते हैं या फिर पौधे के जड़ पे डालते हैं, पौधे के जड़ में डालते हैं, ठीक है ना। तो पौधे के जड़ों द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जिस कारण से अवशोषण करने का मतलब क्या होता है, जब उसके जड़ों में पानी को डालते हैं तो वो पानी सीधे जमीन के अंदर चले जाता है, ठीक है ना, उसके जड़ों के अंदर चले जाता है। और पौधों में लगभग 90% जल होता है। तो और पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, 90%। और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन, क्या बोला गया, क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क स्थिति का मतलब, शुष्क का मतलब होता है थोड़ा गर्म वाले समय, ठीक है ना, शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है।
अब आप लोग एक चीज का नाम सुनेंगे, प्रकाश संश्लेषण। किस चीज का? प्रकाश संश्लेषण, जो मैं आगे अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पौधे में जितने भी सारे जल प्रेजेंट रहते हैं, वाटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, उसकी सहायता से वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और उसमें अलग अलग प्रकार के मतलब कि वो धीरे धीरे विकसित करता है, जैसे सिंपल में कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं, हम लोग ये जानना चाह रहे थे ना। तो समय समय पर खेतों में जो हम लोग पानी का पटाव क्या करते हैं, ठीक है ना, पानी पटाते हैं या फिर जल का छिड़काव करते हैं, वो हम लोग का क्या करता है, सिंचाई कहलाता है। जैसे कि अब आप लोग देखें कभी कभी क्या होता है कि खेती करते वक्त, खेती करने के समय में जब गर्मी का मौसम अधिक रहता है, ग्रीष्म ऋतु के समय में क्या होता है कि मिट्टी का थोड़ा थोड़ा फटने लगता है, ठीक है ना, उसमें दरारें आने लगती है। तो उस दरार को हटाने के लिए, फसल को अच्छे से बढ़ने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको विकसित के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें सिंचाई करते हैं, जल का सिंचाई करते हैं, मतलब कि उसको उसमें जल सींचते हैं। तो इसी कारण समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, जल को मिट्टी में सींचने की क्रिया हम लोग का क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है, ठीक है ना। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में हम लोग फसलों में अधिक पानी देते हैं, ठीक है ना, अधिक समय पानी देते हैं। और ठंड के समय में तो हम लोग का अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और बारिश के समय में तो बारिश के मौसम में क्या होती है, पानी पहले से ही प्रेजेंट रहता है, तो उसमें हम लोग को अधिक सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था हम लोग का सिंचाई का टोटल प्रोग्राम। चलिए अब आगे देखेंगे सिंचाई के स्रोत कौन कौन से, मतलब कि हम लोग किस किस के थ्रू सिंचाई कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि नहीं, कि हम लोग किस किस के थ्रू सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है कि हम लोग कुएं से हम लोग पानी लेकर के सिंचाई कर सकते हैं, जलकूप के थ्रू हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, तालाब या झील से पानी लेकर के सिंचाई कर सकते हैं, नदियाँ हो गया, बांध हो गया, नहर हो गया, एक्सेट्रा। मतलब कि बहुत ऐसे प्रकार, अलग अलग प्रकार हैं, जल के स्रोत हैं, जिसके थ्रू हम लोग जल को लेकर के उसमें सिंचाई कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके भी हैं, ठीक है ना। सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीकों में जैसे कि कुआं से पानी लेकर के फिर सिंचाई करना, जैसे कि ये व्यक्ति को आप लोग देख सकते हैं, कुआं से पानी निकल रहा है और फिर ये सिंचाई कर रहा है, ठीक है ना। और झीलों में, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल करके खेतों तक पहुंचाना, ठीक है ना। ये सब कुछ कुछ अलग प्रकार की सिंचाई करने की तकनीकें हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की इन्वेंशन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये सब टोटल का टोटल सिंपल है। अब देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ का मतलब होता है कि सिंचाई करने के कुछ कुछ जो न्यू मॉडर्न तरीका जो आया, ठीक है ना, मॉडर्न तरीके के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोला जा रहा है, छिड़काव तंत्र सबसे पहले समझेंगे। छिड़काव तंत्र के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल का मतलब क्या होता है, देखिए समतल का मतलब क्या होता है, समतल का मतलब प्लेन जगह, ठीक है, और असमतल का मतलब खुरदरा जगह, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ जिसको बोल सकते हैं, वो हम लोग का असमतल जगह कहलाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है। और असमतल का मतलब जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है, वो हम लोग का असमतल होता है। और जैसे कि पहाड़ी जगह कैसा होता है हम लोग का, पहाड़ का जो जगह होता है, पहाड़ी इलाका हम लोग का कैसा होता है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे जल को जो हम लोग इस जगह पे जिस प्रकार की खेती की जाती है, उस समय वहाँ पर जो सिंचाई करने के लिए जो सबसे अच्छी उपाय मानी जाती है, वह उपाय कौन सी हम लोग का होता है, तो छिड़काव तंत्र का उपाय होता है, ठीक ना। छिड़काव तंत्र की मदद से हम लोग उस जगह पे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। किस जगह पे, तो असमतल भूमि वाले जगह पे हम लोग किस तरीके से सिंचाई करते हैं, तो असमतल भूमि वाले जगहों पर हम लोग छिड़काव तंत्र का उपयोग करके जलों का सिंचाव करते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को। यहाँ पे उसी तरीके से वही चीज़ों को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से सिंपल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए ड्रिप तंत्र क्या होता है, सिंचाई करने का दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग का ड्रिप तंत्र होता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। और ड्रिप तंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि बूंद बूंद करके जब हम लोग जलों का सिंचाव करते हैं, ठीक ना, सिंचाई तो छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जल क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। और यह जो गिरने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। समझ में आ गए आप लोग को। और क्या बोला जा रहा है कि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में जो पानी देने, अच्छा बगीचा से में जो हम लोग पानी देते हैं वो कैसे देते हैं, एक ही बार में नदी से पानी निकाल कर ही दे देते हैं क्या, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके उसमें कुछ कुछ पानी डालते जाते हैं और
उसके जड़ों पे पानी क्या होता है, गिरते जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हम लोग का कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ड्रिप तंत्र का, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और इससे जल का भी व्यर्थ, मतलब कि जल जो बहुत कम वेस्ट होता है। ठीक है ना, जल इससे क्या होता है, बहुत कम वेस्ट होता है। और खेत देखिए, खेत क्या होता है, बहुत बड़ा स्पेस होता है। ठीक है ना, और इसमें जो हम लोग नदी की सहायता से जल को देते हैं तो ये क्या होता है, इस खेत के अंदर ही रह जाता है। और अगर बागवानी में हम लोग नदी की सहायता से पानी को देंगे तो बागवानी में एक पौधा इस जगह पे, एक पौधा इस जगह पे, और बाकी सारे की सारी जगह पे क्या होगा, वाटर का वेस्टिंग होगा, वाटर वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग तरीके से, मतलब ड्रिप तंत्र की सहायता से अगर बागवानी या फिर बगीचे में जल का सिंचाई करें तो क्या होगा, हम लोग को इसमें जल का व्यर्थ भी कम होगा। ठीक है ना, जल बहुत कम खर्च होगा इसमें। तो ये था हम लोग का ड्रिप तंत्र का प्रोसेस। अब चलिए देखते खरपतवार से सुरक्षा। अब हम लोग समझ गए कि सिंचाई क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले बीज को तैयार किए। ठीक ना, सबसे पहले मिट्टी तैयार किए, फिर बीज बनाए, फिर बीज जब खेत में डाल चुके हैं। ठीक ना, उसके बाद क्या की कि उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें उर्वरक या फिर खाद का यूज किए। खाद के यूज करने के बाद उसमें पानी करें, मतलब कि सिंचाई किए। ठीक है ना, पानी वगैरह सब डालें। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जब धीरे धीरे फसल ग्रो कर दिया। ठीक है ना, अब फसल बढ़ने लगा है। फसल बढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो धीरे धीरे कुछ कुछ फसल के बीच में, जैसे कि लेट से ये कोई एक, फिर से कह सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या हम लोग का एक कोई खेत है। ठीक है ना, और इस खेत में ध्यान देंगे आप लोग कि ये एक पौधा निकला, ये एक पौधा, ये एक पौधा, ये एक पौधा। ठीक है ना, और इन सारे पौधों के बीच में कुछ कुछ घास निकल गए। ठीक है ना, कुछ कुछ अलग प्रकार के खरपतवार निकल गए। इन सारे खरपतवार का क्या काम होता है कि ये इस वाले, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वाले मतलब कि फसल है। ठीक है ना, इस फसल को फैलने नहीं देगा। ठीक है ना, इस वाले जगह को, ये फसल के फैलने वाले स्पेस को ये क्या कर रहा, अपने अंदर में ले रहा है। तो खरपतवार से क्या होगा, ये फसल कम उपजेंगे, फसल कम उपजेंगे तो फिर क्या होगा, अनाज में घटोतरी आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है वो समझना है। ठीक है ना, खरपतवार से कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा के बारे में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ कहानी के थ्रू बोला जा रहा है, तो कहानी के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। मैं सिंपल में आप लोग यहाँ बता रहा हूँ कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, अवांछित पौधे का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का प्रकार, मतलब कि अलग अलग प्रकार का कुछ पौधा आ जाता है जो वेस्ट पौधा होता है, उसी को हम लोग अवांछित पौधा कहते हैं। ठीक है ना, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। बताए ना, खरपतवार जिसको घास वगैरह सब कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब इसको जो हटाते हैं हम लोग खेत से, उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, हम लोग उसको निराई कहते हैं। ठीक है, निराई के बारे में समझेंगे। निराई आवश्यक है हम लोग के लिए, क्योंकि अगर खरपतवार को खेत से नहीं हटाया जाएगा तो ये क्या होगा, अगर आवश्यक, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। सिंपल सी बात है कि अगर एक देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझें कि ये आपका घर है, क्या ये आपका घर है, और यहाँ पे कुछ मेहमान आ जाते हैं। ठीक है, आपके घर में कुछ, जैसे कि ये एक आप लोग का क्या है, बिस्तर है जिस पे आप लोग सोते हैं। ठीक है ना, इस बिस्तर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं आपके घर में, और वो इस जगह पे सो जाते हैं जिस जगह पे आप सोते थे। तो इस जगह पे अब आपको उस दिन सोने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये खेत था हम लोग का, ये खेत था। ठीक है, इस जगह पे पहले से कुछ ना कुछ पौधे उगे हुए थे। ठीक है, कुछ ना कुछ फसल पहले से लगे हुए थे। अब इस पे कुछ अलग टाइप का, मतलब कि कुछ जिसको जो पौधा का कोई जरूरत ही नहीं है, वो पौधा यहाँ पे क्या हो रहा, उग रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे वो भी बढ़ते जा रहा है। तो उस पौधे को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज, मतलब उस पौधे को जो हटाते हैं वही हम लोग का क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोग को, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो खरपतवार को क्यों हटाना चाहिए। अब देखिए खरपतवार को भी हटा दिए। अब हम लोग का था सिंचाई। क्या था, सिंचाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सॉरी, सिंचाई तो कर लिए थे। अब खरपतवार के बाद क्या होता है कि सब चीज़ हम लोग का फसल वगैरह सब हो चुका है। ठीक है ना, फसल हम लोग उपजा लिए हैं। अब क्या करेंगे, उसका कटाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो फसल की कटाई के बारे में समझेंगे कि फसल
की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फसल पक जाने के बाद फसल का कटाई मतलब कि देखिए अब फसल वगैरह सब कुछ अच्छे से हम लोग का उग चुका, ठीक है ना। फसल उग गया, अब उसको अच्छे से काटना है, तो हम लोग जो फसल को काटते हैं उसको कटाई कहते हैं। सिंपल सा चीज़ है, फसल को काटना फसल का कटाई कहलाता है, ठीक है ना। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। अब देखेंगे आप लोग किसी किसी पौधे को खींच के उखाड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सरसों के पौधे को उसको क्या किया था, खींच के सीधा उखाड़ लिया जाता है ज़मीन से ही, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको उसके जड़ से काट दिया जाता है, जैसे कि मक्का के पौधे को हो गया, ठीक है ना। और पैडी मीन्स क्या था, धान का पौधा, ठीक है ना। धान के पौधे को भी क्या था, उसके जड़ से काट दिया जाता है। तो कोई अलग अलग पौधे को अलग अलग तरीके से कटाई किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीना का समय लगता है। किसी भी फसल को लगभग पकने में, ठीक है ना, कितना समय लगता है, 3 से 4 महीना, 3 to 4 months किसी भी मतलब कि फसल को उगने में अच्छे से कितना समय लगता है, 3 से 4 महीना लगता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं आगे में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद अब हम लोग किसी भी फसल का कटाई कर लिए, अब फसल को अच्छे से हम लोग उसका मतलब कि सबसे पहले जब फसल का कटाई किए तो ये इसके साथ क्या जॉइंटेड है। अब इसको क्या करना है, किसी भी फसल को किसी भी पौधे से अलग करना है, ठीक है ना। ग्रेन मीन्स क्या होता है, ग्रेन मीन्स कहते हैं अनाज, क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। अब अनाज को क्या करना है, पौधा से अलग करना है, ठीक है ना। तो हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब हार्वेस्टर की सहायता से भी मतलब हार्वेस्टर की सहायता से भी हम लोग फसल को काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए काटी गई फसल से बीजों बीजों मतलब वही ग्रेन जिसको अनाज कहते हैं, ठीक है ना। दानों को भूसे से अलग करना मतलब कि इसके पौधे से अलग करना हम लोग का क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। मतलब कि ये बोला जा रहा है जैसे कि आप लोग मक्के को देखेंगे, ठीक है ना। मक्के में जो कुछ फलियां होती है, ठीक है ना, उसके जो कुछ बीज होते हैं उसको थ्रेसिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो थ्रेसिंग की सहायता से जो उसको अलग किया जाता है वही हम लोग का थ्रेसिंग कहलाता है। चलिए यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा संपन्न होता है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए फल को कॉम्बाइन के थ्रू किस तरीके से काटा जा रहा है यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। काटा नहीं जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये देखिए द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये हार्वेस्टर और थ्रेशर, यहाँ पे फसल कटा, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे फसल को डाले तो ये क्या हो गया, यहाँ पर से बीज बाहर निकल गया और जो वेस्ट पदार्थ था वो बाहर निकल गया। देखिए कटाई पर्व के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ये सब आप लोग के पढ़ने की चीज़ें हैं, तो ये लोग आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब सिंपल सा चीज़ है, कटाई के बाद हम लोग क्या समझेंगे, कटाई के बाद क्या समझेंगे हम लोग, आप लोग बताइए। कटाई के बाद हम लोग क्या समझेंगे। अब कटाई तो कर लिए, ठीक है ना, कटाई तो कर लिए, सब कुछ हम लोग का कंप्लीट हो चुका फसल का। अब है कि उस फसल को अच्छे से क्या करना है, किसी एक घर में रख करके या फिर किसी एक अच्छे सुरक्षित जगह पे उसका क्या करना है, भंडारण करना है। क्या करना है, भंडारण करना, मतलब कि उसको एक जगह अच्छे सुरक्षित जगह पे रखना है फसल को, ठीक है ना। तो चलिए भंडारण के बारे में देखते हैं, भंडारण क्या होता है। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब फसल को तो उत्पादित कर ली, ठीक ना, अधिक मात्रा में जितना भी फसल हुआ हमारे खेतों में, अब उसका भंडारण करना है। यदि फसल के दानों का अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट या फिर चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना। इसका मतलब बोला जा रहा है कि अगर कोई फसल को अधिक समय के लिए सुरक्षित रखना है तो हम लोग को नमी मतलब गीलापन, नमी मतलब क्या होता है, गीलापन, या फिर कीट मतलब कि जो कुछ इंसेक्ट वगैरह सब होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट्स हो गए, और फिर चूहा हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, इन सब से क्या रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो फसल क्या हो जाएगा हम लोग का, खराब हो जाएगा। अब देखिए ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ा फसल जो होता है, ठीक है ना, जब हम लोग नए नए में उसको खेत से काट करके लाते हैं तो उसमें नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने लगती है। अब कच्चे फसल को, नमी का मतलब क्या होता है, कच्चा फसल, ठीक है। तो नमी का मतलब क्या होता है, कच्चा फसल होता है। अगर कच्चे फसल को सिंपल में रख दिया जाए किसी भी जगह पे तो उसमें क्या होता है, खराब होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कच्चे फसल को सिंपल में इसी तरीके से नहीं रख देते हैं, बल्कि उसको सुखा करके रखते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं, सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके
उसी के थ्रू तो हम लोग किसी भी फसल को क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो उसको सुखाना आवश्यक होता है, ठीक है ना, धूप में उसको सुखाना आवश्यक होता है। भंडारण से पहले दो दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में क्या रहती है, कमियाँ रहती है, ठीक है ना। वो जो गीलापन रहता है उसमें, उससे क्या रहता है, कमियाँ रहती है, और जिस कारण से उसमें फिर क्या लगता है, कीटाणु वगैरह सब नहीं लगता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोड़ों का मतलब एक बोड़ा आता है, ठीक है ना, जूट के बोड़ा जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। जूट के बोड़ों धातु के बड़े पात्र जिसको बाइंस कहते हैं में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया था, ठीक है ना। अब अनाज को तो उत्पादित कर लिए, इसको अच्छे से सुखा भी लिए, ठीक है ना। अब उसको रखना किस किस जगह पे है, तो उनके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, जंतुओं से भोजन। अब ये आ गया हम लोग का चैप्टर का लास्ट पॉइंट। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग कौन कौन से जंतु से किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जंतुओं से भोजन में क्या है कि इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा हो कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। सिंपल में समझिए आप लोग कि भोजन से मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए देखिए, भंडारण के बाद यहाँ पे जंतुओं से भोजन से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है कि हम लोग भोजन को बचाने के लिए, भोजन को बचाने का मतलब कि फसल को बचाने के लिए उसमें कीड़ा नहीं लगे, ठीक है ना, कुछ अलग प्रकार का इंसेक्ट्स नहीं लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नीम की सूखी पत्ती, ठीक है ना, नीम की सूखी पत्तियाँ घड़ों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। और बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया था, ठीक है ना। ये मतलब कि कीड़ों से बचाने के लिए एक अच्छा उपाय होता है जो नीम की सूखी पत्तियों का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि जंतुओं से भोजन, जंतुओं से किस प्रकार के भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे कि अब देखिए सिंपल में, अगर हम लोग को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, हम लोग दूध पीते हैं, ठीक है ना। दूध हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो गाय के थ्रू मिलती है। तो ये हम लोग को क्या सी चीज़ मिली, हम लोग को एनिमल के थ्रू, जंतुओं से मिली। अब देखिए हम लोग को कुछ कोई ऐसे व्यक्ति तो जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उन सारी चीज़ों का होता है, ठीक है ना। और हम लोग को बटर चाहिए, मक्खन चाहिए, तो ये सारी चीज़ हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये सब हम लोग का जंतुओं का, कुछ जंतुओं से प्राप्त भोजन था। अब देखिए, घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास में देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन करते हैं। अब देखेंगे आप लोग, पोल्ट्री फार्म का यूज किया था, पोल्ट्री फार्म होता है ना, तो इन सारी जगहों पर जो किसी या फिर गौशाला जिसको कह सकते हैं, गौशाला में क्या होता है, बहुत सारी गायों को पाला जाता है। तो ये सब हम लोग का पशुपालन कहलाता है, ठीक है ना। पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। जिस जगह पे अधिक संख्या में किसी भी पशुओं को पाला जा रहा है वो हम लोग का पशुपालन कहलाता है। समझ में आ गई बात, पशुपालन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंटेड फॉर्म में दिया गया है, ये कह रही है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोला जा रहा है कि मछली से हम लोग को क्या मिलता है, कॉड लिवर तेल मिलता है। क्या मिलता है, कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे हम लोग को क्या मिलती है, विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलती है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर हो चुका खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज का ये वीडियो कौन सा पार्ट था, ये पार्ट 3 था हम लोग का वीडियो का, ठीक है ना। तो अब पार्ट 4 में आप लोग का इसका क्या आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर आएगा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग को जितना पढ़ाया गया है शुरू से लेकर के लास्ट तक, आप लोग एक बार इसको रिविज़न कर लें, ठीक है ना। और अगर इस चैप्टर में कुछ और आप लोगों का प्रॉब्लम बच गया है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।